स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। 2024 में जनादेश आने के बाद मोदी सरकार का पहला बजट। तो पहले बजट के क्या बड़े टेकअवेज हैं? क्या मोदी सरकार ने किस तरह से अपने पहले बजट में यानी कि 240 आंकड़ों के साथ में जो कोलिशन की सरकार है मोदी सरकार, उसके बड़े टेकअवेज क्या हैं जो इस बजट के ज़रिए सामने आता है? तो आप अगर बजट में देखें तो सरकार में एक तरफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और साथ ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक स्थिरता, क्योंकि ये सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार है जहां पर गठबंधन के जो दो बड़े पार्टनर हैं, चंद्रबाबू नायडू जिनके पास में 16 सांसद हैं और नीतीश कुमार जिनके पास में 12 सांसद हैं, उनको एक बजट का बड़ा चंक दिया गया है। कुल मिलाकर 74,000 करोड़ से ज्यादा दो अलायंस पार्टनर के नाम, यानी कि 28 सांसदों की कीमत 78,000 करोड़, जिसमें से 58,000 करोड़ सिर्फ नीतीश कुमार के पास में है और बाकी के पैसे चंद्रबाबू नायडू के पास में। तो किस तरह से इस बजट के जरिए मोदी सरकार ने जो अलग अलग सेगमेंट हैं, क्रूशियल एरिया है, उसको साधने की कोशिश की है, इसको समझते हैं। 2024 के जनादेश में मैंडेट ने मोदी सरकार को जो क्रूशियल जहां पर नुकसान हुआ, जो वो वोट बैंक जहां पे मोदी सरकार को झटका लगा, वो था यंग वोटर, यूथ, यानी कि यंग वोटर जो कि नौकरी न मिलने से परेशान है, जो अग्निवीर के स्कीम से परेशान है और अलग अलग स्टेट में वो पेपर लीक की समस्या से परेशान है, क्योंकि एग्ज़ाम होते नहीं है, उससे पहले उसके पेपर लीक हो जाते हैं और कई साल उसको लग जाता है फिर से दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए, और अगर एग्ज़ाम देकर वो पास भी होता है तो फिर नौकरी का संकट। मोदी सरकार ने अपने इस बजट में उस चैलेंज को पाटने की जो सबसे बड़ा बज़वर्ड था, ये निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जब अपना बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने इन कोर एरिया जो है उस पे ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट और यूथ है, उस सेगमेंट को टारगेट किया गया है और इसीलिए आप देखें कि एक तरफ से जिस तरह से 1 करोड़ इंटर्नशिप देने का जो फ्लैगशिप स्कीम है, जिसमें कि यंग जो लोग हैं, यूथ हैं, उनको इंटर्नशिप दिया जाएगा 500 ऐसी कंपनियों में और उसके लिए उन्हें 5,000 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा। वो एक बड़ी स्कीम यंग वोटर को के कैचमेंट एरिया को टैप करने के लिए लाया गया है। दूसरा कि आप देखें कि जिस तरह की एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम में 3 ऐसे कोर एरिया डिफाइन किए गए हैं कि किस तरह से एम्प्लॉयर को जो फर्स्ट टाइम नौकरी प्रोवाइड करता है उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे, जो फर्स्ट टाइम जिसको एम्प्लॉयमेंट मिलती है उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो इसके ज़रिए जो यंग वोटर है, यूथ सेगमेंट है, उसको टैप किया गया है। दूसरा जो क्रूशियल एरिया जहां पर मोदी सरकार को 2024 में बैकफुट पे आना पड़ा, वो था रूरल जो इंडिया है, वहां पर ढेर सारे ऐसे इलाकों में बीजेपी को सेटबैक मिला। अर्बन जो इंडिया था वहाँ पे बीजेपी का ग्राफ अच्छा रहा, तो इसलिए रूरल सेगमेंट के हिसाब से जो एग्रीकल्चर का जो आउटले है उसमें ढेर सारे प्रोविज़न किए गए हैं, जिसमें कि आप देखिएगा किस तरह से फल सब्जियों के का जो कैचमेंट एरिया है, जहाँ पर हर साल ये प्रॉब्लम होती है कि मानसून के साथ में, बरसात के साथ में सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर किस तरह से कोल्ड चेन और गोल्ड चेन स्टोरेज बढ़ाए जाएँ, कैसे सब्जियों के दाम को स्टेबलाइज़ किया जाए, उसके लिए काफ़ी ध्यान दिया गया है इस बजट में। तो यानी कि जो रूरल इकोनॉमी का जो फॉल्ट लाइन है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, उस पे ध्यान दिया गया है और इसी में मुद्रा स्कीम के ज़रिए आप एम्प्लॉयमेंट की बात ले लें या फिर रूरल एम्प्लॉयमेंट को कैसे स्पीड किया जाए, वो उसके अंदर आता है। वुमेन जो महिला सेगमेंट है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी फोकस कोर एरिया रहा है, जो साइलेंट वोटर ने हर राज्य में कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट किया है, चाहे वो आप पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव आप देखें, बिहार का विधानसभा चुनाव ले लें, हर विधानसभा के चुनाव में या फिर लोकसभा के चुनाव में वुमेन कोर वोटर ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। तो इसलिए महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का आउटले मोदी सरकार ने इस बजट में रखा है। लेकिन जो बजट की सबसे खास बात है वो है दो क्रूशियल पार्टनर को सेटिस्फाई रखना, यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को गुड ह्यूमर में रखना, उन्हें संतुष्ट करके रखना। तो सवाल यह है कि आखिर बिहार को इतने दिनों के बाद बिहार की याद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या निर्मला सीतारमण को क्यों आई? इसके पीछे की वजह है जो बिहार को आउटले इस बजट में दिया गया है, क्योंकि बिहार की बहुत पहले से ये मांग रही है कि उन्हें स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। चूंकि अब फाइनेंस कमीशन की का जो मैंडेट है उसमें किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जा सकता, इसीलिए बिहार को
एक अलग स्पेशल पैकेज के जरिए अलग अलग कंपोनेंट में 58,000 करोड़ से ज़्यादा का बजटरी एलोकेशन किया गया है। अब 58,000 करोड़ में बिहार को क्या मिलेगा? सबसे पहला जो है वो 26,000 करोड़ का जो बजट आउटले किया गया है वो बिहार के क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें कि रोड हैं और हाईवे हैं, और खास करके वो सारे इलाके जो कि बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट का इलाका है। जैसे बक्सर का उदाहरण ले लें तो बक्सर में जो जिस गंगा नदी के ऊपर 2 लेन पुल बनाने की बात कही गई है, बक्सर लोकसभा चुनाव बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में हार गई। उसी तरह से पटना पूर्णिया का जो प्रोजेक्ट है, इसके अलावा बोधगया, वैशाली, राजगीर और दरभंगा को जोड़ते हुए एक हाईवे बनाने की बात की गई है। ये सारे जो पॉलिटिकली काफ़ी सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर बीजेपी और जेडीयू का होल्ड है। गया सीट मांझी ने जीती है जो बीजेपी के अलायंस पार्टनर हैं। वैसे ही आप देखें कि दरभंगा का सीट और वैशाली का सीट बीजेपी और अलायंस पार्टनर के साथ में है। तो इस तरह से जो क्रूशियल पॉलिटिकली सेंसिटिव इलाके हैं जो बीजेपी और जेडीयू के लिए इंपॉर्टेंट है, उन इलाकों को टैप किया गया है। इसके अलावा आप देखें कि इस बजट में 26,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, 11,000 करोड़, 11,500 करोड़ बिहार की जो एक डिमांड थी कि किस तरह से जो नॉर्थ बिहार का इलाका है जो हर साल बाढ़ के कारण अफेक्टेड रहता है, वहाँ पे लाइवलीहुड लोगों की उनके जान माल की क्षति होती है, चूँकि नेपाल से जो पानी आता है उसके कारण उस इलाके में हर साल बाढ़ से एक भयानक ट्रेजेडी होती है, और उसके लिए नीतीश कुमार बार बार सेंटर के पास आकर अपनी गुहार लगाते रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए 11,500 करोड़ दिए गए हैं। और इसके अलावा जो पावर प्लांट, एक भागलपुर में पावर प्लांट जो फरवरी के महीने में नीतीश कुमार ने जिसे अप्रूव किया है, उनकी सरकार ने अप्रूव किया है, उसके लिए भी 21,000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन सेंटर की तरफ से किया गया। इसके अलावा जो बोधगया, राजगीर, नालंदा, 3 ऐसे जो कल्चरल स्पॉट हैं, जिस कल्चरल स्पॉट जो पहले से ही बिहार के प्रमुख कल्चरल स्पॉट रहे हैं, उनको डेवलप करने के लिए, वहाँ पे टूरिज्म की फैसिलिटी डेवलप करने के लिए, और उस रिलीजियस स्पॉट को, चूँकि आप बोधगया को जानते हैं कि एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट प्लेस है पूरी दुनिया में, और ईस्ट एशिया में वहाँ पे पूरी ईस्ट एशिया से वहाँ पे लोग आते हैं, उस बौद्ध धर्म के अनुयायी जो हैं। तो वहाँ पर किस तरह से उस सेंटर को डेवलप किया जाए, और साथ ही गया में एक इंडस्ट्रियल हब की स्थापना के जरिए उस इलाके को डेवलप करने का सरकार ने इरादा जताया है। इसके अलावा नालंदा अगर देखें, जो कि न केवल टूरिस्ट स्पॉट है बल्कि नालंदा यूनिवर्सिटी के कारण वो विख्यात है, और चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो होम डिस्ट्रिक्ट है, तो नालंदा और राजगीर को डेवलप करने का भी सरकार ने बजटरी एलोकेशन किया है। तो सवाल ये है कि आने वाले दिनों में जिस तरह का, चूंकि अगले साल वहाँ पे विधानसभा के चुनाव है बिहार में, और जिस तरह से बीजेपी को और जेडीयू को मैंडेट मिला है, इस चुनाव में आप देखें कि 12 लोकसभा की सीटें नीतीश कुमार के पास में है, और बीजेपी के पास भी बीजेपी ने पिछली बार से कम सीटें पाई है। लेकिन दोनों पार्टियां ये चाहती है कि बिहार में जो उनका डोमिनेंस है वो बरकरार रखे, और चूंकि बिहार बीजेपी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। आपको याद होगा कि किस तरह से 2020 के चुनाव में चिराग पासवान के जरिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को कट टू साइज किया था। लेकिन ये अलग बात है कि नीतीश कुमार फिर से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग रिगेन की, और इस समय नीतीश कुमार का बीजेपी के लिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुश रहना, उन्हें गुड ह्यूमर में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन 28 सीटों के बिना जो केंद्र की एनडीए सरकार है वो गिर सकती है। तो इसीलिए बिहार में स्पेशल पैकेज, और चूंकि बिहार का अगला विधानसभा का चुनाव 2025 में है, तो उस विधानसभा को देखते हुए बीजेपी जो अपने रास्ते हैं, जो अपना रोड मैप है, उस नैरेटिव को बिहार में ले जाना चाहती है कि नीतीश कुमार के साथ में बीजेपी खड़ी है, और साथ ही बीजेपी उस तरह का सब कुछ बजटरी एलोकेशन बिहार को देने के लिए तैयार है। क्योंकि जिस पूर्वोदय कॉन्सेप्ट की चर्चा आज वित्त मंत्री ने अपने भाषण में की, उसमें कई सारे स्टेट, जिसमें झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सारे राज्यों का नाम उन्होंने लिया, लेकिन उन राज्यों को अगर देखें तो ज़्यादातर जो तवज्जो था वो बिहार को लेकर था। बावजूद इसके कि इसी साल झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उड़ीसा में बीजेपी जीत कर आई है, और उड़ीसा का रीडेवलपमेंट करना, उड़ीसा को बजटरी एलोकेशन देना आने वाले दिनों में बीजेपी के लॉन्ग टर्म एजेंडे के हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी वहाँ पे जो सत्ता पाई है उसको बीजेपी बरकरार रखना चाहेगी आने वाले दिनों में। लेकिन इसके साथ में आप देखें कि जो चुनावी राज्य जो अगले 3-4 महीनों में चुनाव में जाने वाले हैं, जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, इन सब के लिए
उस तरह के बजटरी एलोकेशन सरकार ने नहीं किया है, क्योंकि सरकार को ये लगता है कि लॉन्ग टर्म की जो सेंटर की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो जरूरी है। और चूंकि अलायंस पार्टनर है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपनी कीमत मांग रहे हैं, तो उस कीमत को पहले पूरा करना ज्यादा जरूरी है। बाद में इन राज्यों के विधानसभा चुनाव, क्योंकि महाराष्ट्र का भी बजट आया है, उस बजट में महाराष्ट्र सरकार ने ढेर सारे पिटारे खोले हैं, तो इसलिए उन राज्यों के लिए ज़्यादा सेंटर के बजटरी एलोकेशन की ज़रूरत नहीं है। जो सेंटर के पास एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, बजटरी एलोकेशन है, उसके जरिए उन राज्यों की नीड्स को पूरा किया जाएगा। तो इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ में बीजेपी का जो कोर कंसर्न एरिया है, यंग वोटर, यूथ, एग्रीकल्चर यानी कि फार्म सेक्टर, जहां पर किसानों ने रूरल फॉल्ट लाइन के कारण बीजेपी के अगेंस्ट में वोट किया है बहुत जगहों पे, तो उस जो कोर कंसर्न एरिया है वुमेन, इसको पूरा करना। और इसीलिए बजट में आपने देखा कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए मुद्रा स्कीम का जो रकम था उसको डबल कर देना, नौकरियों को किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बोनंजा देकर मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाएगा, इस पे सरकार का ध्यान रहा। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगा।